नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर हैं। आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो जाहिर है कि ईद है तो ईद के हवाले से है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ ईद के हवाले से बात नहीं करेंगे। यकीनन जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ हम पाकिस्तान की मौजूदा हालात के ऊपर भी बात करेंगे, ख़ास तौर पे जो मईशत के हवाले से, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में दो माहिरे मईशत जो है हमारे साथ मौजूद हैं। कई एक्सपर्टीज़ हैं उनके अंदर, लेकिन हम चाहेंगे कि और जिन इश्यूज़ को है, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी है, कराची का इश्यूज़ है क्योंकि हम कराची में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो ये होगा कि आज क्योंकि ईद है तो ईद के हवाले से ये गेस्ट हमारे पास हैं और हम इनसे मालूम करना चाहते हैं कि ईद इन्होंने कैसे मनाई थी। आइए इनका तारुफ़ कराते हैं, उसके बाद एक के बाद एक तीन हमारे पास गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, साबिक रुकने कौमी असम्बली नेशनल असम्बली के मेंबर हैं और साबिक मुशीर वज़ीर आज़म भी हैं रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हरदिल अज़ीज़ कराची के शख्सियत हैं और सितारा इम्तियाज़ भी इनको मिला है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत शुक्रिया जी। और भी बहुत तारीफ़ थी, अगर कहें तो आप में मैं कर दूँ काफ़ी। अच्छा, मेरे साथ हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान। डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान इस तारुफ़ के पैच मोहताज नहीं है। इंडस हॉस्पिटल का जब भी नाम लिया जाएगा, एक बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी तेज़ी से ग्रो किया है और बड़ी ज़बरदस्त उसकी क्रेडिबिलिटी है। अभी पूछेंगे हम, बहुत सारी बातें उनसे करेंगे ईद के साथ साथ। तो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत शुक्रिया। अब हैं जनाब मेरे तो हर दिल अजीज़ साथी हैं, मैं तो बहुत उनको प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी हैं ये, और बड़े नफीस इंसान हैं। आपको नाम लूँगा तो आप ज़रूर पहचान जाएंगे। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हैं, सदर हैं बिज़नेस फोरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसल मुस्लिम लीग नून, एजाज़ी कौंसल मराकश मोरक्को के। मैंने मोरक्को जाना था और ये हमेशा ऑफ़र करते हैं मुझे, लेकिन आज तक नहीं जा सका, लेकिन अब जाऊंगा मैं। और ये बात हुई है कि प्रोफेसर साहब भी जाएंगे और इख्तियार साहब तो हमारे साथ जाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच। तो मैं सर ज़रा सा आता हूँ, सबसे पहले इस वक्त तो आप ही से बात कर लेते हैं सर। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आया है सर। जी हाँ सर। लोग मुझसे कह रहे थे कि जनाब अली इश्तियाक भाई यहाँ बैठे हैं तो निहाल हाशमी को मसलन क्यों नज़र आ गए, नवाज शरीफ को निहाल हाशमी, इश्तियाक बेग क्यों नज़र नहीं आए? नहीं, पहले तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स, और जितने देखने वाले हैं सबको, 92 के जितने व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। पहले बात तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े खुशी का मुकाम है कि हमारा गवर्नर जो है वो यहाँ पे अपॉइंट हुआ है। जब इनिशियली ये पूरा सेटअप हुआ था जिसके अंदर दो कोलिजन पीपीपी ने और नून ने ज्वाइन किया था, तो उसमें ये था कि पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में अपना गवर्नर रखेगी और नून जो है वो सिंध में करेगी। मगर फिर क्योंकि MQM भी हमारे साथ थी, उन्होंने अपना यहाँ पे तसूरी साहब जो है उसको अपॉइंट करा। बट हमारे लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जी लीडरशिप जो है माशाल्लाह उनकी ये ख्वाहिश थी कि, और बहुत पुराने कहते हैं हमारे निहाल हाशमी साहब, और बड़ी कुर्बानियाँ हैं उनकी। आपको पता है कि ये सेनेटर भी रहे हैं, फिर जेल वगैरह में भी गए थे, वो पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं उनकी। नहीं, आपने अप्रिशिएट किया है, बड़ी अच्छी बात है। अब आपके पास आऊँगा मैं आता हूँ ज़रा इख्तियार बेग साहब की तरफ। साहब ईद कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं? आपने इतने ज़बरदस्त एक गले में बांधा हुआ है, इतनी खूबसूरत ड्रेसिंग की हुई है आपने, कैसे मनाते हैं ईद? देखिए, हमारी बड़ी स्टीरियो किस्म की ईद होती है, एक सेट फॉर्मेट का। हम सुबह उठ के पोलो ग्राउंड में नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ तमाम सफ़ीर मुख्तलिफ ममालिक के आते हैं, क्योंकि हमेशा वहीं पढ़ते हैं पोलो ग्राउंड? हमेशा, और क्योंकि मैं डिप्लोमेट्स भी हूँ, यमन कौंसल जनरल और तमाम कौंसल जनरल का डीन हूँ, तो वो नुमाइंदगी के लिए हम 10, 12, 15 सालों से वहीं जा रहे हैं, इश्तियाक, मैं अपने बच्चों के साथ। और फिर वहाँ से हम सीधा कब्रिस्तान जाते हैं, वालदा की
हमारी वालदा आपकी आपको हाँ, बड़ी, बिल्कुल, मैं बहुत शी वाज वेरी फाउंड ऑफ यू। बड़ी दुआएं देती थी वो। कब्रिस्तान से हम आके फातिहा पढ़ के फिर गवर्नर हाउस में डिप्लोमेटिक एक गेट टुगेदर होता है जिसमें कराची बेस्ड जितने डिप्लोमेट्स हैं वो डायरेक्ट घर नहीं आते, आप उधर जाते हम वहीं से वहीं चले जाते हैं। इतना देर हो जाती है, 11 बजे वो शुरू होता है, फिर हम घर पे आते फैमिली के साथ जाते हैं वहाँ? नहीं, या मैं सिर्फ और इश्तियाक साहब आपके बस, साथ हाँ। होते हैं? हम इश्तियाक साहब मराकश का देख रहे हैं, हम यमन के और डीन है, तो उस नाते से शाम में हमारे घर पे बड़ा खाना होता है। उसमें मेरी तमाम बहनें, उनके बच्चे, इश्तियाक भाई, उनके बच्चे, और मेरी बेटियां, उनकी शादी हो गई हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ एक फैमिली रीयूनियन, और ये चलता चला सिर्फ रहा है। फैमिली को बुलाते हैं या दोस्तों को ही बुलाते हैं? पहले दिन जो होता है वो फैमिली वाला, उसमें और उसमें ईद के लिफाफे, इश्तियाक साहब भी बड़े ज़बरदस्ती जोश खरोश के साथ ईदी लेते हैं मुझसे। अच्छा, और मुझे लेते हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। ये 25-30 साल से अच्छा, माशाअल्लाह, फॉर्मेट है, ये चल चलते रहा है। रहे। मुझे अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक सिलसिला है, क्योंकि वालदा ने हमेशा यूनिटी के लिए हमें बांधा हुआ है। वालदा कहती थी 1 और 1 11 होते हैं, तो वही जहन में बैठा हुआ है। तो शाम का एक डिनर होता है जो फैमिली का होता है। शाम में फैमिली डिनर जबरदस्त होता है, किस्म का। बच्चों को ईदी वगैरह सबको देते हैं। क्या डिशेस में क्या आप रखते हैं शाम के वक्त? कोई पसंद है आपको जो ईद जी, के दिन मुझे- आप बेगम से कहते हैं कि बनाओ भाई ईद के दिन मेरे लिए बनाओ? देखिए, वालदा चली गई तो सब टेस्ट और जायका ले गई, लेकिन उनकी आय 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 जो आदत पड़ी हुई है, जो पसंद है मुझे, शीर खुरमा वालदा क्या वही नौरीन बेगम का- बनाती है। बेगम का पसंद मेरे वाइफ नहीं, माशाल्लाह बनता है अच्छा, चलेगा। और साथ में जी हाँ, मुझे आलू गोश्त बहुत। ओह वाह, तो आप आलू गोश्त जो है वो ईद के दिन खाते हैं? नहीं, शाम में जो दावत होती है उसमें सब कुछ माशाल्लाह है। हमारी लेकिन पसंद के लिए आपका कहने का मतलब है शीर खुरमा, शीर खुरमा आपको बहुत पसंद। तो वो करते हैं। दूसरे लिबास क्या पहनते हैं आप ईद के दिन? ईद के दिन शलवार कमीज़ वास्केट और ब्लेज़र, यही मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो सुबह से निकलते हैं। दूसरे दिन हम बच्चियों को लेके हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जाते हैं। ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जाते हैं? ये JPMC के साथ है, और वहाँ पे हमारे 8 फ्लोर पे हम चढ़ के हर फ्लोर पे जितने वार्ड हैं, बच्चियाँ उधर मिठाइयाँ, आप फैमिली के साथ जाते हैं सेकंड डे? बच्चियों के साथ जाते हैं। हाँ, और ये भी एक पुराना सिलसिला। पहले बच्चियाँ कहती थी कि मेहंदी के लिए लेके चलें 2 तलवार पे 3 तलवार पे। आप यकीन करें, जब से यहाँ पे जाना शुरू हुआ है और रात को सब चीज़ें मंगा के गिफ्ट रैप बना रही होती हैं, सुबह लेके जाना होता है 400-500 गिफ्ट बच्चों को, ईदी मिठाई ये सब देने। और अब किसी के मुंह से नहीं निकलता कि जी मेहंदी लगाने के लिए या चूड़ी के लिए आप लेके चलें। तो ये बच्चे जहाँ दिल लगता है उनको समझते हैं जेन्युइननेस, प्योरिटी कहीं पे है, तो उसकी तरफ वो राग़िब हो जाते हैं। तो वो हमारा है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है वो पहले दिन का खाना, कहीं पे भी जाना होगा, ये पहला प्रायोरिटी है कि वो मिस नहीं करता। तो मेरी वाइफ को यही रिक्वेस्ट है कि भाई ये अगर मसरूफ़ भी हैं, कहीं जाना है तो उसके बाद जाएंगे। ये इवेंट आपका जो है वो परमानेंट होता है? जी जी जी। और जाहिर है एक फैमिली पूरी मेंबर, मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी फादर बात के है, बाद अच्छी चीज़ है। मैं ख़ानदान का बड़ा हूँ। तो दूसरे दिन दोस्तों को भी बुलाइएगा, हमें भी बुलाइएगा। आप बुलाना छोड़ दिया आपने, आप बुलाते ही नहीं है। मैं चलता हूँ जनाब प्रोफेसर साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब, आप डॉक्टर्स हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, इतने ज़्यादा मसरूफ़ आप रहते हैं, लेकिन ईद तो मनाते होंगे? बिल्कुल। तो कैसे मनाते हैं ईद? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको ईद मुबारक हो। आपको भी आप आपका कैमरा ये आप उधर तो सुनने वालों को उधर देख सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल। बाकी सारी बातें मुझसे होंगी। बाकी फिर ये है कि जी ईद सुबह नमाज के लिए जाते हैं, और उसमें जाने से पहले वालदा के ज़माने से शादी वादी तो हुई है ना, बच्चे तो हैं ना सर, उसका तो बताइए ना। जी मैं बताता हूँ। हाँ, माशाल्लाह 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, लेकिन अब सब उड़ चुके हैं। माशाल्लाह, वो भी अब माशाल्लाह, मतलब
नाना भी हैं और नाना नानी भी हैं और दादा कंबाइंड दादी भी फैमिली बन में गए। आप लोग रहते हैं? नहीं, पहले रहते आप थे, सेपरेट हैं? लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं, बड़े तो हो गए फिर तो हो बच्चे गए। बड़े हैं तो तो आप बच्चे बाहर नमाज हैं। पढ़ने कहाँ जाते हैं? ये तो पोलो ग्राउंड जाते हैं। जी, हम लोग यूजली जो अब काफ़ी ऐसे समय जो मीठी ईद होती है वो मैं अलहमरा की मस्जिद में पढ़ता हूँ वहाँ पर। अच्छा, अलहमरा मस्जिद। तो एक तो मेरे वहाँ भाई भी होते हैं, बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त हैं, जानने हमारे वाले हैं। डोनर्स हैं सारे वहाँ पर है, उनसे वहाँ मुलाकात सबसे एक वक्त में सबसे मुलाकात हो जाती है। तो वालिदा के ज़माने से हम जाने से पहले जो है ना हमको एक दूध छुआरे होते थे, हाँ, वो पी के अच्छा, जो है ना पहले वो नमाज से पहले नमाज दूध से छुआरा आप लेते थे? दूध छुआरे बिल्कुल, वो पी के हम आ जाते थे। फिर वापस आके फिर हम लोग चले जाते हैं कि मैं और मेरी वाइफ जो है कि हॉस्पिटल जाते हैं। हमारे बच्चों को कैंसर का ये सबसे बड़ा यूनिट है इंडस हॉस्पिटल के अंदर, उन बच्चों के साथ केक अच्छा, काटते हैं वहाँ ईद के दिन? ईद के दिन। और पहले उस सेंटर में जहाँ आपने कहा इंडस में जो कैंसर के बच्चे हैं उनके साथ आप? जी के साथ। तो ये कितनी देर तक आप उनके साथ रहे? ये तकरीबन सब जो आधा पौना घंटा, फिर अपने स्टाफ से भी मिल लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक हमारे यहाँ बड़ा हो रहा था कि ये अभी आखिरी अशरे में हमारा एक ईद बाजार लगता है वहाँ, आखिरी अशरे में? आखिरी अशरे से कोई 21 से शुरू इंडस हो में? जाता है इंडस हॉस्पिटल में। वहाँ जो प्ले एरिया है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, वहाँ स्टॉल लगे होते हैं, किस किस्म की ये चीजें होती हैं? सब चीज़ जो ईद के बच्चे जो खरीदते अच्छा, हैं और जाके, चूड़ियाँ, कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, ये किसके लिए मेहंदी, होता है? जो इंडस में जो जो मरीज मरीज बच्चे बच्चे हैं, सिर्फ उनके जो लिए? मरीज बच्चे हैं, तो हाँ, चार्ज उनके वार्ज लिए करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ये फ्री है। ये वैसे ऐसे ही होता है जैसे जो कि जी आप पसंद है आके ले जाए? जो ले लें अपनी पसंद का, वो कह नहीं ये जूता नहीं चाहिए, ये वो वाला आखिरी अशरे चाहिए, में तो वो बिल्कुल ईद से करें। ये बिल्कुल चलता है माशाल्लाह। वो तकरीबन इस दफ़ा कोई 3000 बच्चे इस पूरे इस प्रोसेस से गुजरेंगे वहाँ पर। वो देखने का मकाम होता है, उनको जाके आप सोच नहीं सकते कि जितनी खुशी होती है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं आप? फिर शाम को हमारे यहाँ, क्योंकि अब मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, तो रह आप गया हूँ ही यहाँ पर arrange पाकिस्तान में, करते हैं? तो सब सारे बहन भाई हमारे पास यहीं आ जाते हैं और फिर साथ खाना वाना खाते हैं। खाने में क्या बिल्कुल। पसंद करते हैं आप? जो मुझे ख़ास पसंद है कि मेरा ताल्लुक बेसिकली पेशावर से, लेकिन मेरी पैदाइश और तालीम कराची की है, तो मुझे अफ़गानी पुलाव बहुत वाह, अच्छा वाह, लगता है। तो हमारे यहाँ बनता है, हमारा एक गाना है, तो अफगानी पुलाव ईद के दिन आप? वो ज़रूरी है। इसके अलावा मीठे में कुछ पसंद करते हैं? मीठे में शेरखुरमा, लेकिन अब जो है ना वजन का ख्याल करते हुए बच्चक लेते हैं। वो ईद के दिन? तो एक चीज़ कॉमन है हमारा, क्या? एक चीज़ शेरखुरमा कॉमन है, बिल्कुल पसंद है खाने। जो छोटे थे, जब आप यंग थे, तो ईद में लोग जो हैं वो ईदी मिलती थी तो फिल्म देखने चले जाते थे बहुत सारे लोग। बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के बैकग्राउंड जब पढ़ता हूँ मैं, तो वो फिल्म देखना उनको बहुत ज़रूरी था। फिल्म हम देखते थे। फिल्म जो है हमारे जो घर में जो उसूल था, मैट्रिक तक हम किसी को फिल्म देखने के अलाउ नहीं था। अलाउ नहीं। मैट्रिक के बाद जो है, और मैंने अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं मेडिकल में हो गया, तो मैंने सिनेमा जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब देखा था, वो जो डॉ मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन जो है ना, वो जिना फिल्म जब आई थी ना, वो पहली दफ़ा मैंने कैप्री सिनेमा अंदर से देखा था। पहली दफ़ा मिला आपको जाने का। चले भाई इश्तियाक साहब, ये बताइए जनाब, आप आधा काम तो इन्होंने आपका किया है कि जनाब पहुंचा दिया आपको फैमिली डिनर्स में, लेकिन आप वैसे भी जाहिर है एक अपनी एक शख्सियत रखते हैं, अपना मुकाम रखते हैं, एक सोच रखते हैं। तो किस तरह ईद मनाते हैं आप? डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और पहले तो अख्तियार भाई ने जैसे बताया सेट फॉर्मेट, जनाब साथ नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स जी। और फिर वो गवर्नर साहब से मिल लास्ट 20 ईयर्स जी। हाँ, तो मोरक्को इज़ लाइक ए सेकंड होम टू मी जी। मतलब मेरा साल में बड़े खूबसूरत लोग रहते हैं सर वहाँ पे,
बहुत खूबसूरत जगह है। जी हाँ, आपको मैंने कई बार मैं प्लान, बल्कि एक दिन नेक्स्ट प्रोग्राम ईद का आपका मोरक्को में होना चाहिए, अरे क्या बात कर, ताकि कुछ मोरक्कन फैमिलीज। और मेरी खदमात के सिलसिले में मोरक्को के बादशाह ने मुझे हाईएस्ट अवार्ड, सिविल अवार्ड वसाने अलावी भी दिया हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। अच्छा, वाह, आपके पास भी सितारे। मैं फाउंडर हूँ मेक ए विश फाउंडेशन का। जी हाँ, ये वो इदारा है डॉक्टर साहब जो टर्मिनल इल बच्चे या क्रिटिकली इल बच्चों की जो भी एक मोस्ट चेरिश विश होती है उसको पूरा करता है। और फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स 25,000 बच्चों की हम विशेस को पूरा कर चुके हैं। उसमें से आधे बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर हमें खुशी यह है कि ये बच्चे कोई हसरत या कोई ख्वाब लेके रुखसत नहीं हुए, और उनकी ख्वाहिश जो थी वो हमने पूरी की। और मिशन हमारा यह है कि कोई भी क्रिटिकली इल चिल्ड्रन जो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हो, वो कोई हसरत लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हो। अच्छा सर, जब बच्चे आपसे ये कहते हैं, जैसे मैंने ये भी देखा कि वो कहते हैं जी हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब से मिलना है, आर्मी चीफ से मिलना है, इस किस्म की बड़ी शौक़ आता है, तो आपको कोई हर्डल तो नहीं होती है वो वहाँ तक पहुँचने में और इस बच्चे की ख्वाहिश पूरा करने में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है? जी हाँ डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले क्योंकि आज मुझे ये मौका मिला है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बारी साहब का, क्योंकि हमेशा इन्होंने फाउंडेशन के साथ हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और कैंसर के जो भी बच्चे होते हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं और उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और विश को उनकी फिर हम डिग आउट करते हैं। एक जगह आपको मिली है वहाँ? हाँ, तो काफ़ी बच्चे वहाँ पे जाते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्र पे भी हम उनको लेके गए थे। अब आपका जो सवाल है कि देखिए, इतनी बड़ी ये फाउंडेशन है कि अगर आज मेरा कोई बच्चा कहता है कि उसे किसी भी प्रेसिडेंट से मिलना है, इवन अमेरिका के सदर से भी मिलना है, तो ये पॉसिबल होगा। अच्छा, पाकिस्तान में कई बच्चे जो हैं वो फ़ौज का हिस्सा बने हैं और आर्मी चीफ से भी मिले हैं। बल्कि कुछ अरसे पहले एक बच्चे की, जब से हमारी मार्का हक हुआ है, उसके बाद बच्चों के जो हीरो हैं, अब वो सलमान खान या दूसरे लोग नहीं हैं, बल्कि उनके हीरो हमारे फ़ौजी जो जवान हैं ये हैं। कुछ अरसे पहले मार्का हक के बाद जब आपने देखा कि एयरफोर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक बच्चे की विश थी कि जी मैं पायलट बनना चाहता हूँ, तो एयरफोर्स ने उसको एक दिन के लिए पायलट बनाया जनाब। और अभी एक विश आधी पूरी हो चुकी है, जो विश थी कि आई विश टू बी सोल्जर ऑफ पाक आर्मी एंड मीट आर्मी चीफ, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं। तो आधी विश हो गई है उसकी। यहाँ पे कोर कमांडर साहब ने उसको, बच्चे को बुलाया, उसकी विश को पूरा किया। और अब हमारा किसी वक्त भी, क्योंकि वो बच्चा कैंसर में मुब्तला है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फ़्लाइट लेके जाए, तो किसी वक्त भी अगर फील्ड मार्शल साहब आएंगे तो मुझे बतलाया गया है। और हमने बहुत यूनिक विशेस भी इसके अंदर पूरी की हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि ज़्यादातर विशेस मटेरियल विशेस होती हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारा ये है कि इस महीने कोई 25 बच्चे ऐसे आए थे जो ईद की शॉपिंग करना चाहते थे, नए कपड़े, जूते, जैसे डॉक्टर साहब ने बतलाया है, हमने उनको करके दिए है उनको। और ईद के सेकंड डे बच्चे अपनी फैमिली के साथ आएंगे और हम उनको ईदी भी देंगे, क्योंकि उनकी विश ईद रिलेटेड विश थी। मतलब तो ये जो है मिशन है वेरी क्लोज टू माई हार्ट जी। उसके अलावा जैसे आपने मोरक्को का कहा है कि $1 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हमारा हो चुका है मोरक्को का जी, मतलब, और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि हम 1 बिलियन के इसके ऊपर चले जाएं। तो अच्छा, मतलब जी, और ईद को बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपनी खुशियाँ लेस प्रिविलेज के साथ हम शेयर करें। पहले दिन तो चलें जी, हमने अपनी फैमिली के साथ मना के खुश हो गए, बट आई थिंक हमें ईद की खुशियाँ जो हैं वो लेस प्रिविलेज के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो उससे एक आपको बड़ी इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको मिलती है। खाने में क्या पसंद करते हैं सर? खाने पे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बीच में, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है और हर दूसरे महीने में मोरक्को गया हुआ होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मोरक्कन खाने भी बड़े डिलीशियस होते हैं, तो वेट पुट ऑन हो जाया करता था। तो आजकल ज़रा थोड़ी सी मैंने एहतियात बरती हुई है, मगर बिरयानी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो जब अख्तियार साहब के यहाँ आते हैं तो ख़ास तौर पे वो जो आलू की और उसकी गोश्त की बिरयानी होती है रायते के साथ, ज़ाफ़रानी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी नहीं, आई थिंक बॉम्बे बिरयानी आप कहेंगे, जिसमें मसाला भी होता है और आलू वगैरह भी होते हैं जी। हैदराबादी बिरयानी शायद। अच्छा, मटन या चिकन में ज़्यादा क्या है? मैं मटन प्रेफर करता हूँ जी। हाँ जी, मटन।
अच्छा सर, ये मीठे में क्या पसंद करते हैं आप? मीठे में आजकल तो बहुत, यानी कि वो जो न्यूट्रिशन है जो आजकल मुझे थोड़ा सा ख्याल वो काफ़ी मुझे मॉनिटर कर रहा है, उससे फ़र्क भी मुझे पड़ा है। तो उसमें मुझे शीर खुरमा जो है ईद के रोज़, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। और ये वालदा के घर से, वालदा जब थी हयात उसके वक्त से चल रहा है, और वही मतलब हम इसको कंटिन्यू। लिबास, आप लिबास तो माशाल्लाह दोनों भाइयों के लिबास तो मैंने देखे हैं, दुनिया देखती है, लेकिन आप ईद के दिन वही शलवार कमीज़ कोई। डॉक्टर साहब ईद के दिन तो डेफिनेटली शवाल कमीज़ ही होती है, क्योंकि नमाज, फिर गवर्नर साहब से मुलाकात, फिर अख्तियार साहब के यहाँ। बट आम तौर पे क्योंकि मैं एक ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ, डिप्लोमेट्स में बहुत मुझे मूव करना पड़ता है, तो सूट और टाई जो होती है अदर डेज वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जी हाँ। मैं यहाँ रुकूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, कराची के हालात इतने ख़राब क्यों? क्या है यार, क्यों नहीं कराची पे तवज्जो दिया जाता है? 17 साल से आप लोग कराची पे माशाल्लाह हैं, और आप कराची की फेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को, आसिफ अली जरदारी को यहाँ के लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ के लोग इख्तियार। जी, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, डीजे साइंस कॉलेज से पढ़ा है, फिर बाद में भी, और यहीं पे इसी को उजाड़ दिया आपने बना। पहली चीज़ तो ये कि कराची के जो इश्यूज़ हैं, जो मेरा हल्का, जहाँ आप बैठेंगे, मेरा हल्का NA 241, बहुत खूबसूरत हल्का है, अच्छी जगह पे लिया आपने। और उसमें अच्छी आबादियाँ भी हैं जो उसके मलाका। इस जगह पे जीतना आपका बड़ा वो होता है। सुना था कि जी ये जगह पे पाकिस्तान पीपल थे। नहीं, हम 2008 में बीबी की शहादत के बाद मैंने तो रिकॉर्ड वोट इस जगह से लिए थे, और उस वक्त वो आपको टिकट कौन पीपल्स देता है? पार्टी की क़यादत नहीं, पीपल्स पार्टी में कौन चाहिए था आपको जो बार-बार टिकट बिल्कुल देती थी। लंदन में हमारी वहाँ तमाम जो एप्लीकेंट हैं वो जमा होते थे, हम बाहर बैठे रहते थे, एक एक को बुलाया जाता था, और अल्लाह का शुक्र है कि हर बार बीबी ने मुझे टिकट दिया, मैंने लड़ा, कंटेस्ट किया, और 2008 में हाईएस्ट एवर वोट इस इलाके के मैंने लिए थे, आपको पता है। फिर वो तो बीवी के बाद, जानी के बाद मोहतरमा साहिबा, बहुत बड़ा लॉस है, इस पे किस हम बात करते रहते हैं, बहुत बड़ा लॉस है। तो जरदारी साहब को भी आपने अपना गर्विदा बना लिया। देखिए, जरदारी साहब बहुत ही मैच्योर्ड, पॉलिटिशियन मत कहिएगा सर। क्यों? पॉलिटिशियन नहीं है वो तो सर बहुत बड़े गुरु हैं। हाँ, बहुत बड़े गुरु हैं, और वो डिलीवर। पॉलिटिशियन तो ये छोटे मोटे बेचारे, ये जो मैं क्या नाम लूँ किसी नहीं, मेरे अल्लाह का ताला का बहुत ही करम है कि PPP की क़यादत, जो आला क़यादत है, इसमें जब वो टिकट वगैरह दे रहे होते हैं, आदि फरियाल, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, खुर्शीद शाह साहब, बिलावल साहब का भी इसमें इंटैक होता है, और जरदारी साहब का, क्योंकि MNA का सीट। जरदारी साहब ने डिसाइड किया था, बिलावल ने आपको इस दफ़ा टिकट देने में? देखिए, हमारी अब तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी है, हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, लेकिन MNA और ये हल्का जो VIP हल्का है, अहम हल्का है, और मेरे लिए दिल से इसलिए बहुत करीब है कि मैंने बीवी से वादा किया था कि बिलावल हाउस वाला जो हल्का है कंस्टिट्यूंसी, वो हमारी होनी चाहिए, मैं जीत के दूंगा। तो आपको मिल रहा है, इसीलिए तो मैं बिलावल हाउस वाला ये हल्का है। तो जरदारी साहब को क्या पिलाया आपने? चले, मोहतरमा साहब से तो बड़ी इंटरेक्शंस थी, वो आपका बड़ा, आप उनका साथ रहे थे, लेकिन जरदारी साहब को आपने कैसे राज़ी किया? जरदारी साहब के साथ भी बड़े क्लोज, बीवी के वक्त में जितनी बार बाहर गए जरदारी साहब, ज़्यादातर मुझे साथ में जी हम लेके गए। तो कराची के हालात उनसे सही करवा। मैंने जब इलेक्शन लड़ा ना इस बार में, ज़रा सा आपसे अपने दिल की बात शेयर करूँ। ज़रूर सर, बहुत। तो जो सबसे बड़ा मसला मुझे बताया गया और मैंने देखा और मैं महसूस कर रहा हूँ, वो पानी का था। पानी और टैंकर्स, माफिया, और 2-2 लाख 3-3 लाख का टैंकरों के पानी ख़रीदना, वो कोई मीडियम क्लास की सैलरी, इनकम वाला भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने वादा किया था टैंकर फ्री DHA,
ये बहुत बड़ा एक वादा है टैंकर फ्री डीएचए, क्योंकि तो है ही। नहीं आपने किया। मैंने टैंकर फ्री बाथ आइलैंड हो गया है, जहाँ सब हाई राइज बिल्डिंग है। बाथ आइलैंड में अब टैंकर नहीं आते, अब लाइन में आते। तो ये तो बहुत बड़ी अब न्यूज़ है इसका भैया। सुने, मैं शुक्रगुजार हूँ बिलावल साहब से कि उनसे बात हुई। मैंने कहा सर ये मेरा वादा है और ये PC1 दिखा के मैंने इलेक्शन लड़ा है और ये वादा पूरा कर दें। 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। डमलोटी से डेडिकेटेड पाइपलाइन DHA, 1.5 साल कंप्लीशन, वाटर बोर्ड असाइन प्रोसेस में नहीं, फंड्स अप्रूव, टेंडर अप्रूव, ग्राउंड ब्रेकिंग की रमज़ान के बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह। कितने अरसे में हमें पानी? 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर DHA पानी में बैठूंगा डेली आके। क्या बात कर दी सर आपने। ये हो गया, अगर ये DHA वालों का मेरा वादा है तो बहुत बड़ी खबर है और मैं हमारा रिकॉर्ड हो गया। ये रिकॉर्ड हुआ कि DHA में अब मैं ये कहता हूँ 60 पैसे फी गैलन पानी पे हमने एग्री किया है, जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और DHA बाई बैक करेगा। 60 पैसे कोई तो नहीं। कुछ नहीं है। और ये हाई TDS का pH वैल्यू का पानी है। ये मेरा वादा था और मैंने पीछे पढ़ बिलावल साहब का मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेयर का जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन है, और मैंने तमाम जो भी, इसमें चीफ मिनिस्टर साहब का भी मैं मशकूर हूँ। ये 12 अरब रुपए फंड्स दे दिए गए हैं, देंगे नहीं, दे दिए गए हैं वाटर बोर्ड को एशियन गवर्नमेंट की तरफ से। 10 साल का लोन है, जो बाई बैक वाटर करेंगे उसके हिसाब से आएगा। मैं आता हूँ तो मैं आपका मैं देख रहा था, थोड़ा सा पढ़ रहा था कि शुरू में एक हादसा हुआ था जिसमें आप इन्वॉल्व हुए अपने दोस्तों के साथ, फिर सरकारी अस्पताल को आपने इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे इमरजेंसी का, फिर आपने उस हवाले में फंड 87 की बात में शायद 87 की बात, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वो क्या थोड़ा सा वाक़या बताइएगा सर, ताकि मैं फिर आगे चलूँ। जी 87 की बात, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था भूरी बाज़ार के अंदर। जो देखें वो जैसे पहला पाकिस्तान कराची के अंदर टेररिस्ट अटैक था, कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उस वक्त जो है ना, मैंने हाउस जॉब शुरू किया था। उस वक्त हमारी इमरजेंसी बहुत बुरे हाल में होती थी, तो तक सिविल हॉस्पिटल में तो 75 लोग शहीद हुए थे और कोई 450-500 ज़ख्मी थे। तो जब इमरजेंसी आना शुरू हुई तो एक अजीब सा सूरत हाल थी, और डेड बॉडीज़ आ रही थी, फिर उसमें ज़ख्मी भी आ रहे थे, बेड भर गए, तो फर्श पे ट्रीट किया। लेकिन उस वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ नजर आई कि इमरजेंसी के बाद मीलों लंबी लाइन थी लोगों की, जो खून देने के लिए इंतज़ार आ रहे थे, और बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको बच्चों ने भी 24 लाख फंड दिया था, वो क्या वाक़या था? उस वक्त पर जब हम इस क्राइसिस से निकले तो हमने कहा इमरजेंसी को नया बनाते हैं। तो अरशद शाहिद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट जो मशहूर थे, उनके पास हम पहुँच गए। उनसे हमने एक 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बनवाया। उस वक्त 36 लाख का बजट बना था, और हम पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों के पास गए और उनको हमने मनी बॉक्सेस दिए। तो उस वक्त में 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा। 24 लाख 24 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो है ना कॉइन्स की सूरत में। 1 रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता था, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने। 80s प्लस की बात आप बता रहे हैं। 87 तो आप सोचिए 40 बोरियां थी। अब उसको कन्वर्ट कराना एक चैलेंज था, वो बुल्टन मार्केट पे जाके कराया था। अच्छा सर, ये बताइए, उसके बाद आप 2007 में आपने इंडस की बुनियाद रख दी। इंडस हॉस्पिटल में मैं चाहूँगा मुख्तसर, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं चाहूँगा आपसे कि ज़रा बताएं हमारे लोगों को कि ये जो 2007 में आप इंडस, मेरा ख्याल है पहले 150 बेड था, फिर 300 के करीब हुआ है, अब आप सोच रहे हैं शायद 1000 बेड की तरफ करने का। तो ये इंडस हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से मुख्तलिफ कैसे है? देखिए, एक तो ये ख्वाब उस वक्त 87 में देख लिया था, जब इमरजेंसी हुई तो हमने कहा एक ऐसा अस्पताल बनाया कि जो क्वालिटी केयर का फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 2005 में इस पर काम शुरू हुआ था, पैसे वैसे थे नहीं, बस एक जज्बा था, यकीन था अल्लाह के ऊपर, यहाँ से था कि अल्लाह करेगा। माशाल्लाह, कोई पैसे नहीं, कोई नहीं था, कोई पीछे कुछ भी नहीं था। 99.99% लोग ये कहते थे ये बनेगा नहीं, बन गया तो चलेगा नहीं। 1 महीना, 6 महीना, साल आप पैसे लेना शुरू करेंगे। 11 अगस्त 2025 को 18 साल के हो गए। 150 बेड से 300 बेड, 300 से, और पूरा 18 साल हम तक 17 साल हम 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर थे। अभी जो बिल्डिंग बन रही है, नई जो बिल्डिंग है, जो कि 1350 बेड पे जाएगी। अच्छा, 1350 बेड पे जाएगी, वो है 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट की। माशाल्लाह। तो
उस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान का या सिंध का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का जो है ना पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर का सबसे 1200-1100 जिना अस्पताल कितना है? नहीं, अब वो पब्लिक सेक्टर के बड़े हैं, वो तो 2000 तक पहुंच गए हैं, चले गए हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में है कोई भी नहीं है। और टोटली फ्री, टोटली फ्री, पेपरलेस, कैशलेस, नो कैश काउंटर। और कैसे मैनेज करते होंगे ये जो आप कहते हैं ना, तो टोटल जो है वो फ्री है और पेपरलेस है, और दूसरा आप कहते हैं कैशलेस, तो लोग आके कैसे इलाज कराएंगे? बस लोग आएंगे लाइन, किस तरह का लाइन आएंगे, लाइन पे आएंगे, वो जो कोई नो क्वेश्चन आस्क, बस सिर्फ हमसे जो ज़कात के मुस्तहिक है उनको हमको अलग करके देना है, क्योंकि लोगों की ज़कात हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज इस वक्त हम एक हॉस्पिटल, तो जैसे यहाँ से शुरू हुए थे, इस वक्त 600 बेड का हॉस्पिटल लाहौर में हमारा अपना पड़ गया, और कोई 13 हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से 8 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट पार्टनरशिप में चला रहे हैं। अच्छा, आपके इस अस्पताल में आप कैंसर का, हमारे बच्चों का कैंसर का सबसे बड़ा जी कैंसर का जो यूनिट है वो हमारा सबसे बड़ा यूनिट है इस रीजन के अंदर, जहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से जो वर्कर क्लास है जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, और उनका सिर्फ इलाज नहीं, उनका रहना सहना, खाना पीना, और फिर बच्चे क्योंकि स्कूल जा नहीं सकते हैं 2 साल के लिए, तो एक स्कूल भी अंदर हम जब बना दिया है। मैं यहाँ रुकूंगा क्योंकि गुफ्तगू बहुत अहम है, आपसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं ज़रा इश्तियाक वेग साहब की तरफ, इश्तियाक साहब, इस वक्त ज़ाहिर है आप एक तरीके से मोरक्को के भी हैं और कई मुल्कों के साथ आपके ताल्लुक़ात रहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आप मुस्लिम लीग नून के जो बिज़नेस फोरम उसके सदर भी हैं, तो इकनॉमिक भी इस मईशत को अब बहुत करीब से देखते हैं। तो पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, आप और जो इस वक्त पाकिस्तान के दुनिया में जो एक रिलेशंस है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अभी आप बख्तियार बेग साहब से ये जिक्र कर रहे थे कराची की सूरत हाल का, और आपकी मेमोरी से मैं बहुत मुतासर हूँ माशाल्लाह। आपको आज से 25 साल पुरानी भी चीज़ बड़ी अच्छी तरह याद रहती है, नाम भी अच्छे याद रहते हैं। शायद आपको याद होगा जब मियां नवाज़ शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त कराची के ये हालात थे कि रोज़ाना शाम में 12 से 15 बोरी बंद लाशें मिलती थी। बिल्कुल। और फिर वो कराची आए और बिज़नेसमैनों से मिले, मैं भी उसमें शामिल था। और जब उनको बतलाया गया कि कराची की ये हालत है, उस वक्त डॉक्टर जो आपके फेवरेट हैं वो गवर्नर हुआ करते थे, डॉक्टर इरशादुल अब्बास साहब, और मियाँ साहब जब उठे तो ये कह के गए कि मैं कराची में पीस लाऊंगा। और मेरे ख्याल है कि इट विल बी फेयर कि अगर उनको क्रेडिट दिया जाए कि मियाँ साहब इज़ द वन हु ब्रॉट पीस टू कराची। जी, मतलब मियाँ साहब से आप बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, और मियाँ साहब ने हाल हाशमी से करते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं सर। अच्छा, अब आइएगा, आपने जो कहा है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो इतने हालात ख़राब थे कि रोज़ाना ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, और ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट हो रहा था बल्कि एक दिन हकीकी में डिफ़ॉल्ट हो रहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट हो सकता सर, बिल्कुल हम इतने करीब एक सियासी नहीं, मैं आपको बतलाऊं कि एक बार शहबाज शरीफ साहब ने कराची के बिजनेसमैनों को बुलाया और मैं भी वहाँ पे था, और वो बतला रहे थे कि आप यकीन करें कि उनकी पेरिस में मुलाकात हुई IMF से, और वो अगर साइन नहीं होता IMF से हमारा मुआहदा तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर गया था। वी वर डेट क्लोज। और ये वो वक्त था जब PTI की क़यादत जो थी वो वाशिंगटन के अंदर IMF के दफ्तर के बाहर मुज़ाहरा कर रही थी कि सर पाकिस्तान को आप मतलब अकोमोडेट नहीं करें या पाकिस्तान के साथ मुआहदा नहीं करें। तो आप क्रेडिबिलिटी देंगे शहबाज शरीफ को कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, लेकिन जो इस वक्त इकोनॉमिक पोजीशंस है वो तो हम कर्ज पे चल रहे हैं या टैक्स पे चल रहे हैं। देखिए काफ़ी देखिए हमें थोड़ा सा
जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को। आज इस वक्त हमारे वो जो एक जब शहबाज शरीफ साहब आए थे मुश्किल से $4 बिलियन भी नहीं थे, जो 15 दिन की इंपोर्ट के बराबर थे। आज हमारे $16 बिलियन के हैं रिजर्व्स हैं, और जिसमें से लोन है सर आप। हाँ जी, कह सकते हैं आप। और इसके अलावा $8 बिलियन जो हैं कमर्शियल बैंकों में भी पाकिस्तान के बिलियन हैं इस वक्त। तो ये दोनों को आप मिलाते हैं 24 के करीब आ जाते हैं। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जो रही है हमारे साथ भी, क्या पूरी दुनिया में, अब देखिए हालात बिल्कुल सही जा रहे थे। कभी आपने सोचा था कि ये इज़राइल और अमेरिका करेगा, हरमूज बंद हो जाएगी और वो पेट्रोल जो था, जो 85 रुपीज़ के ऊपर था, वो 100 को क्रॉस कर जाएगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आपने भी तो सर 63 रुपये जंप लगा दिया। कुछ बोलेंगे सर आप इसके ऊपर? यार ज्यादती नहीं की इन लोगों ने। मुझे शदीद इख्तलाफ है। 55 रुपये फी लीटर जो बढ़ाया है, 1.5 बिलियन लीटर स्टॉक मौजूद था। ऑयल कंपनी, पेट्रोल पंप और अपना रिफाइनरीज, 1.5 बिलियन लीटर इन्होंने वो स्टॉक की कीमत नहीं बढ़ी थी, इन्होंने 55 रुपए सब पे बढ़ाया। एक दिन पहले 8 रुपए 63 सर। हाँ नहीं, ये 55 रुपए बढ़ाने से 82 अरब का फायदा पहुंचाया। किसको? ये 3 कंपनियों, ऑयल कंपनियां, सुन रहे हैं, पेट्रोल मैं इसका जवाब लूंगा आपसे। पेट्रोल पंप ओनर्स, ऑयल मार्केटिंग एंड रिफाइनरी, इनको फायदा पहुंचा, इनको फायदा रातों रात में पहुंचा। अभी तो वो जहाज जो अभी आए हैं, 2 जहाज लगे हैं, ये पुरानी कीमत वाले जहाज, अभी तो नई कीमत वाले जहाज आए ही नहीं। तो आप कम से कम इस पे जो पुरानी कीमतों का है उस पे तो 55 रुपये नहीं बढ़ाते ना। अब जो टैंक में पड़ा था 12 बजे के बाद, हर 1 लीटर पे 55 रुपये आपने उनको मुनाफा दे दिया। ये गरीब आदमी सुबह गया तो उसको नए रेट से देना पड़ रहा है। भाई ये वो पेट्रोल है जो पुरानी कीमतों पे खरीदा हुआ है अभी। अच्छा सर, दुनिया, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं वो भी सफर कर रहे हैं। इंडिया का नहीं बढ़ा, इंडिया ने नहीं बढ़ाया, पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाया, चाइना ने और अमेरिका ने 4 और 5% बढ़ाया, पाकिस्तान ने 20%। और 105 लेवी के साथ आप टैक्स ले रहे हैं। 105 सर, आप बताएं सर, 105 क्या ये मुमकिन नहीं था कि जो बराह रास्त हुकूमत 105 लेवी के साथ जो टैक्स ले रही थी, अगर वो 50 कर देती कि चलें जी 50 आप संभालें, 50 हम संभालते हैं, और ये पुराने ऑयल पे ना लगाते, तो एक मकबूलियत तो मिलती ना सर, आपको अहमियत तो होती ना। आवाम तो आप ही के हैं ना सर, आप आवाम के वोट से सर यहाँ तक पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह मईशत को भी बहुत अच्छा आप समझते हैं। मार्केट में अगर $10 बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो पाकिस्तान को $2 बिलियन का ज़्यादा इंपोर्ट बिल पे करना पड़ता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि 80 से अगर हम 85 या 65 पे था, और अगर हम 40 भी कहते हैं बड़े हैं, तो इसका मतलब है $8 बिलियन का इम्पैक्ट आ चुका है पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ साहब जब गए थे तो सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट किए कि हमें $5 बिलियन का जो वो दें, और ये $8 बिलियन जो एक्स्ट्रा आए हैं, जो हमारा बिल बढ़ गया है, ये हम कहाँ से पूरा करें? ये जो आपके MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, आपके स्पीकर की तनख्वाह आप 18-20 लाख हो गई है, मिनिस्टरों की तनख्वाह 8-8, 10-10 लाख, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि शहबाज शरीफ किफ़ायत शुआरी के हवाले से कहते कि जो पुरानी तनख्वाह थी हम उसी पे जाएंगे? देखिए, ये कोई शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बढ़ाए थे, ये एक नेशनल असेंबली ने ये बिल पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी बढ़नी चाहिए। तो इसके अंदर मेरा सबकी कंसेंट जो थी वो शामिल थी और कंसेंसस से हुआ था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंसेंसस से नहीं, लेकिन गरीब आदमी पे तो बोझ। काबीना ने फैसला किया था 55 रुपये बढ़ाने का। हम इस बात को नहीं एतराज़ कर रहे कि क्यों बढ़ाया। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जो पुरानी दामों पे पेट्रोल और डीजल पड़ा हुआ था उस पे भी 55 रुपए जो है बढ़ा दी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी जी, बताइए। आपको हमदर्द है, मतलब अवाम है,
भुट्टो साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रोटी कपड़ा मकान, बेनज़ीर शहीद हो गए इस मुल्क के लिए, गरीब आवाम के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा दिया, गरीबों के लिए दिया था। उसने वो 1970 के इलेक्शंस में बड़े बड़े बुर्ज को गिरा दिया गरीब। तो गरीब आदमियों के लिए बेहतर नहीं था कि ये मिनिस्टर्स, MNA, सेनेटर। मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूँ। किफ़ायत शहरी मैम का ताल्लुक़ भी नहीं है ये इसराइल ईरान वार से कि मिसाइल चलेंगे तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स आप लेंगे। वो तो वैसे ही IMF भी कह रहा है और हमें भी चाहिए, है ना। एग्री विद यू कि हमें तो आप हिलाते क्यों नहीं है इनकी गवर्नमेंट को? देखें ना, आप हिलाया करें ना, क्योंकि आपके ऊपर तो खड़े हैं ये लोग। मैं ज़रा सा, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, तो मैं सर अब मसलन जाहिर है लोग आपको सुन रहे हैं, आप रेगुलर टीवी में आते नहीं हैं, इंडस के बारे में लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई होता है, तो कोई मैसेज इंडस के हवाले से आप देना चाहते हैं गरीब आवाम को जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में होता है, जहाँ उनके पास इलाज नहीं है, तो इंडस किस किस्म की फैसिलिटीज़ देता है सर? देखिए, हमारा काम यही है कि हमारा एक नारा है कि वी रीच द अनरीचेबल। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर आज तक नहीं पहुँचा था, जैसे कच्चे के इलाके में सिंधन पंजाब के अंदर, या पहाड़ी इलाकों में आप जाके देखें। बलूचिस्तान में बहुत बुरा हाल है। तो हमारा और बलूचिस्तान में काम करना आपकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम गवादर का हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, सुई का, डेरा मुक्ति का, फिर उसके बाद रेकोडिक के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर नोकंडी के अंदर। वहाँ पर कोयटा से पहुँचना इज़ अबाउट 11 आवर्स ऑफ द रोड। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो टीम हमारी है वो बड़ी मेहनत करती है। बस तमाम लोगों से मैं यही कहता हूँ कि जी एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। और पानी, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पानी और सैनिटेशन पूरी कौम को दे दें, और अगर जो हमारी जो एक्सपेंशन को अभी छोड़ दें, सिर्फ ये प्रोवाइड कर दे, तो 60% बीमारियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी। तो उसमें इतना पैसा भी नहीं लगता। गरीब आदमी इंडस हॉस्पिटल आना चाहता है, अपना इलाज कराना चाहता है, कौन कौन सा इलाज आप इस वक्त दे रहे हैं? इस वक्त हम तमाम चीज़ें दे रहे हैं सिवाय एडल्ट कैंसर के, जो कि इंशाल्लाह, और न्यूरो साइंसेस, कार्डियक भी आपके पास है, कार्डियक भी है हमारे पास, बिल्कुल सारा कुछ हो रहा है, कैंसर भी आपके बिल्कुल। पास है। तैयब साहब आपका बहुत शुक्रिया, बारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।